गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से डीलिमिटेशन बिल न्यूज में आ चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा अप्रैल का वो समय था जब सरकार चाहती थी डीलिमिटेशन बिल को पास करना। एक्चुअली सरकार का ये कहना है कि देखो, अभी जैसे हमारी लोकसभा की सीट्स हैं, अब उनको बढ़ाने का वक्त आ गया है। तो अब सरकार चाहती है कि उनको बढ़ा के लगभग 850 सीट कर दिया जाए लोकसभा की सीट्स को। इसके करने के बाद हमें यहाँ पे देखो, जब ये सीट्स हम बढ़ाएंगे तो हमें डीलिमिटेशन करना पड़ेगा, है ना। किसकी कौन सी बाउंड्रीज होंगी, कौन से एरिया की, वो हर एक चीज डिटरमिन करनी पड़ेगी। किसी एरिया में ज्यादा लोग हैं, किसी में कम लोग हैं, तो उसको यहाँ पे इस प्रकार से बाइफरकेट करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद फिर जो हमारा महिला आरक्षण है 33% लोकसभा के अंदर भी और हमारी स्टेट असेंबलीज के अंदर भी, वो भी दिया जाएगा। तो सरकार ये सारा काम करना चाहती है, ठीक है। पर दिक्कत पता क्या है, ये सब चीजें करने के लिए आपको एक तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, अभी फिलहाल जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो मोटा मोटा 540 के आसपास है। तो अगर 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात आती है तो सरकार के पास 360 नंबर बनेगा, 2/3 जो इनको अचीव करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर, हमारी जो सरकार है एनडीए की सरकार, क्या उसके पास आज फिलहाल इतने नंबर हैं 360 लोकसभा के अंदर? देखो, जवाब है फिलहाल तो नहीं। बट आपको पता होगा कि जब 2024 में चुनाव हुआ था तो लगभग 293 के आसपास सीट्स आई थी एनडीए की। अब ये तो काफी कम था 360 से। बट इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि जो तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद थे वो सरकार के साथ जुड़ गए। फिर इसके अलावा उद्धव जो सेना है, ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ सांसद जो हैं वो इनके साथ जुड़ गए। ऐसा करते करते ना, अब ये जो नंबर है ये आप नोटिस कर पाओगे, टोटल 324 के आसपास आ गया है। अब क्वेश्चन आएगा, सर अभी भी कम है 360 से तो। अब पॉइंट पता क्या है, तमिलनाडु की एक बहुत ही फेमस पार्टी है डीएमके, उसने भी यहाँ पे हो सकता है कि आगे जाके ये भी इनको सपोर्ट कर पाए कुछ कंडीशन के ऊपर। अगर ऐसा हो जाएगा तो 22 मेंबर और बढ़ के यहाँ पे 346 हो जाएंगे। फिर 346 काफी क्लोज आ जाएगा 360 के। तो उसके बाद कुछ और छोटी मोटी पार्टियों से भी हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट कर दें। तो हो सकता है कि लोकसभा के अंदर यहाँ पर जो 2/3 बहुमत चाहिए सरकार को, शायद वो मिल सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्या सिर्फ लोकसभा से बात बन जाएगी? नहीं, यहाँ राज्यसभा में भी तो 2/3 बहुमत चाहिए, बिल्कुल। अब राज्यसभा के अंदर देखो 244 मेंबर्स आज के टाइम हमें नोटिस करने को मिलते हैं। अगर ये सब लोग आएंगे तो इसका 2/3 लगभग बनेगा 164 के राउंड, ठीक है। अब सरकार के पास इतने नंबर्स हैं, आंसर इस सरकार के पास इतने नंबर थे नहीं, पर धीरे धीरे उसके पास में पहुंच गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के कुछ एमपीज जो थे अभी रिसेंटली ज्वाइन करे। तो ऐसा करते करते जो नंबर है ना, ये 158 के आसपास पहुंच गया है। तो सरकार यहाँ पर राज्यसभा के अंदर भी काफी ज्यादा नजदीक के अंदर ही है इस चीज को अचीव करने के। तो यानी कि कुछ एमपीज यहाँ पे इनको और चाहिए। अगर कुछ और एमपीज यहाँ पे इनको मिल जाएंगे तो शायद ये 2/3 का बहुमत जो है इसको अचीव कर लिया जाएगा। एंड फिर हो सकता है कि हमारे देश का पूरा जो अंदर का डिवीजन है वो काफी बड़े लेवल पे बदले, क्योंकि हम सबकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो चेंज होंगी। एंड उस बेसिस के ऊपर हम नोटिस करेंगे कि हमारा पूरा इलेक्शन का तरीका ही यहाँ पे बदलने वाला है, अगर ये पास हो जाता है आने वाले समय के अंदर। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या अपडेट्स आते हैं आने वाले टाइम के अंदर। क्या सरकार वाकई में मेजोरिटी को यहाँ पे अचीव कर पाएगी, जो 2/3 मेजोरिटी है या नहीं, ये आने वाले टाइम्स के अंदर हमें पता लगेगा। दोस्तों, डेट है आज की 7 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें जो डिस्कस करना है वो है माइनिंग बफर जोन फॉर रामसर साइट्स। देखो, आप सबको रामसर साइट्स के बारे में पता है, इनफैक्ट पिछले दिनों के अंदर हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी। अब आप लोग जानते होंगे रामसर साइट्स के बारे में कि इनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अब एक ना आपके वेटलैंड रूल्स हैं 2010 के। वेटलैंड रूल्स 2010 के काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, जो बात करते थे कि देखो, जो भी वेटलैंड के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, सॉलिड वेस्ट डंप करना, ये सब हमने यहाँ पे रोक दिया था। बट आगे जाके वेटलैंड रूल्स 2017 आए। यहाँ पर हमने अडॉप्ट करी एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ हमने स्टेट को पावर दी, जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है ना, उनको बोला गया
कि आप अपने हिसाब से वेटलैंड्स को रेगुलेट कर सकते हो। यानी कि हम कोई लिस्ट नहीं देंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है वेटलैंड को मैनेज करने के लिए वो सारी रिस्ट्रिक्शंस या वो सारी परमिशंस आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे इसी का मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। बट इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ना एक क्लैरिफिकेशन पता क्या दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो एक ना उत्तराखंड की हमारी रामसर साइट है, आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, यहां पर ना 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला था कि देखो ये जो रामसर साइट है ना, ये जो आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, इसके आसपास जो 10 किलोमीटर का जो रीजन होगा उसको हम लोग माइनिंग बफर जोन यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। कहने का मतलब इस रिजर्व के 10 किलोमीटर के जो बाउंड्री है, जो रेडियस है, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर कोई माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। ये अभी नहीं बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अंदर बोला था। तो अभी क्या बोला है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हमने ये बात आसान वेटलैंड रिजर्व के लिए बोली थी ना, ये बाकी और वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स के लिए भी अप्लाई करेगी। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिजर्व के लिए 10 किलोमीटर वाला रिस्ट्रिक्शन है, ये जितने भी वेटलैंड रिजर्व्स हैं उन सबके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। समझे मेरी बात को। वैसे अगर बात करें हमारे रूल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, हमारे रूल्स ये बात नहीं करते, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये फिलहाल यहाँ पे एक बात यहाँ पे कह दी है। अब इस वजह से देखना पड़ेगा कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स इस बात से थोड़ा डरेंगी। जैसे हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा इसमें कंसर्न है। ठीक है, तो आने वाले टाइम्स के अंदर हमें पता लग पाएगा कि कैसे स्टेट वाकई में इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है नहीं कर पाती। पर ये सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट बन जाता है हमारे देश के अंदर रामसर साइट्स को प्रिजर्व करने के रिगार्डिंग। थोड़ा सा एक काम करते हैं, आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। लगभग ये 444 हेक्टेयर स्ट्रेच है आसान रिवर का, उसी के नाम आया इसका, आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसको 2020 के अंदर रामसर साइट का दर्जा मिला था और इस तरह से ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट यहाँ पे बन गई थी। अब इसको कंजर्वेशन रिजर्व की अगर मैं वैसे बात करूं तो इसको WPA के अंतर्गत यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा यहाँ पे मिला हुआ है। यानी कि एक प्रकार का ये प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच में एक तरह के बफर जोन की तरह यहाँ पे काम करता है। बाकी इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी यहाँ पे घोषित किया हुआ है बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे माइनिंग बफर जोन फॉर रामसर साइट के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है IARC क्लासिफाइज 3 मेडिसिन एज कार्सिनोजेनिक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि IARC क्या होता है। IARC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। देखो एक्चुअली में ना जब हम बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसी की कैंसर रिसर्च एजेंसी का नाम है IARC। कैंसर के ऊपर रिसर्च करना, कैंसर देखना कि कौन कौन से पदार्थों से होता है, लोगों के कैसे लाइफस्टाइल का क्या लिंक है कैंसर के साथ, हर एक चीज के ऊपर रिसर्च IARC ही करता है। इसको बनाया गया था 1965 के अंदर और इसके हेडक्वार्टर आपको लियोन फ्रांस के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ना IARC कार्सिनोजेंस को क्लासिफाई करता है, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। जो एक्चुअल में कॉज करेंगे वो ग्रुप 1 के अंदर होंगे, जहां पर हमें लगता है कि इससे कैंसर हो सकता है उसको 2A कैटेगरी में डालेंगे, और देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी आल्सो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसको हम ग्रुप 2B के अंदर डालेंगे। एंड ऐसे ही ना फ्रीक्वेंसी कम होती रहती है। जैसे ग्रुप 3 में होता है, हमें लगता है कि इससे कैंसर नहीं होगा। ग्रुप 4 के अंदर भी वही होता है कि बहुत ही रेयरली हो सकता है कैंसर। तो जैसे जैसे आप ग्रुप 1 से नीचे जाते रहेंगे ना, कैंसर होने के चांसेस उस पर्टिकुलर पदार्थ से कम होते रहते हैं। अभी पता क्या हुआ है, IARC ने 3 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको कार्सिनोजेनिक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। कौन सी है ये 3 मेडिसिन? एक है आपकी हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, ठीक है, दूसरा है आपका वोरिकोनजोल और एक है आपका ट्रैक्रोलिमोस। अब पॉइंट पता क्या है, ये तीनों मेडिसिन इंडिया में इस्तेमाल होती हैं, तो इस वजह से हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। क्योंकि कल को ना पता क्या होगा, कल को हो सकता है ये 3 नाम आपको दे दे और पूछे ये क्या ही इस्तेमाल होते हैं, कि पेस्टिसाइड्स पे इस्तेमाल होते हैं या किसी और जगह। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार की मेडिसिन हैं जिनसे इंसानों को कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इनको ग्रुप 1 के अंदर यहाँ पे IARC ने घोषित कर दिया है। अब क्या इस्तेमाल होता था इन मेडिसिन का? देखो, एक तो जो पहली ये मेडिसिन है, इसका हाई BP किसी को होता था तो उसके लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते थे।
जो आपका दूसरी ये मेडिसिन है, इसका फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता था। और एक आपका टेक्रोलिमॉस जो आपकी है ना मेडिसिन, इसका इस्तेमाल होता है इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर के ऊपर। कई बार ऐसा होता है ना कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए एक मेडिसिन दी जाती है, उसका नाम है टेक्रोलिमॉस। अब दिक्कत पता क्या है, ये तीनों मेडिसिन से समस्या ये आती है, कोई ना कोई कैंसर हमें देखा गया। जैसे ये जो पहली वाली मेडिसिन थी ना, इससे आपका स्किन कैंसर, आपका लिप कैंसर यहाँ पे होता है। और आपकी जो दूसरी मेडिसिन थी, इससे यहाँ पे देखा गया है कि इससे भी स्किन का कैंसर होता है, ठीक है ना। और तीसरी जो मेडिसिन है, यहाँ पर ऐसा देखा गया कि इसमें जैसे ना होता पता क्या था कि इसको मेजरली इस्तेमाल करते थे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स के लिए, किसी को कोई बॉडी पार्ट किसी का ट्रांसप्लांट हुआ, उसके लिए इस्तेमाल होता था कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर दे। पर इस वजह से हमें नोटिस करने को मिला कि कई बार इस मेडिसिन को खाने से, ठीक है ना, और कई इश्यूज यहाँ पे कैंसर के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। दैट इज वाई यहाँ पे आईईआरसी ने तीनों को कार्सिनोजेनिक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया में भी जैसे मैंने आपको बताया कि इनका इस्तेमाल होता था, तो अब यहाँ पे इनका इस्तेमाल कंपैरेटिवली बहुत ही रेयर केसेस के अंदर होगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस आ चुका है कि इन तीनों से कैंसर होता है। तो इन तीनों का नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। देखो आप सबको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में पता होगा। हम अपने इकोनॉमी की क्लासेस के अंदर इनका जिक्र भी करते हैं। एक्चुअली भारत के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके पीछे इनका ही रोल था, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया यहाँ पे बोला जाता है। आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं 1960s के अराउंड की, तो इससे पहले अगर हम बात करें ना, तो भारत एक फूड स्कार्स देश था, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी थी। आपको याद होगा कि पब्लिक लॉ 480 पीएल 480 के अंतर्गत हम यहाँ पर यूएसए से जो वीट है उसको इंपोर्ट करवाया करते थे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा ये जो फूड स्कार्स नेशन था पहले, अब यहाँ पे फूड सरप्लस नेशन यहाँ पे बन चुका है। आप लोग जानते हैं राइस और वीट की जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, उसको डेवलप करने के पीछे एम एस स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल रहा। और इनका जो जन्म था वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था, ठीक है। अब इन्हीं की याद के अंदर आप कह सकते हो कि हर साल ना एक अवार्ड दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये अवार्ड जो होता है, ये ग्रास रूट इन्वायरमेंट चैंपियंस को यहाँ पे दिया जाता है, जो ग्राउंड के ऊपर बहुत ही शानदार काम करते हैं। देखो वर्ड क्या है यहाँ पे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे फार्मर्स, फिशर फॉक, इन सब के लिए जो काम किया जा रहा है, या ये सब जो काम करते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। 1999 के अंदर इसको हमने अवार्ड ने स्टार्ट किया था, और ये जो अवार्ड है ये रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट, इसके द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। अभी पता क्या हुआ है, यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है ना, वो दिया गया है आपके पी पेचेमल जी को, ठीक है। ये एक्चुअली तमिलनाडु से ही है, रामनाथापुरम से। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी, जिसको हम लोग बोलते हैं गोस्ट गियर कलेक्शन एफर्ट। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या है गोस्ट गियर। देखो कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार ना फिशिंग होती है, फिशिंग के बाद ना जो इस प्रकार से जो जाल होते हैं, जो नेट्स होते हैं, कई बार वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। तो कई सालों तक ओशियन के अंदर इस प्रकार के फिशिंग नेट्स, केज, ये सब पड़े रहते हैं। नाम इनका क्या रखते हैं, घोस्ट, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और हमारी जो फिशेज हैं उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसको बोलते हैं घोस्ट फिशिंग। एक तो होती है फिशिंग आप कैच कर रहे हो, एक होती है फिशिंग ऐसी जहां पर आप कैच नहीं कर रहे, बस आपने पुराने फिश नेट आपने पानी में फेंक दिए थे, उससे फिशेस की, सी बर्ड्स की, मेरीन मैमल्स की डेथ हो जाती है इनके अंदर फंसने से। तो ज़रूरी ये बन जाता है कि भाई इस प्रकार के जो नेट्स होते हैं ना, इनको हम वापस निकालें, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो इनका काम रहा पी पेचेमल जी का, इनका यही था कि जो भी अबेंडेंड, लॉस्ट या डिस्कार्डेड फिशिंग नेट्स हैं, उनको हम यहाँ पे हटाएं। उनको अगर हम हटाएंगे तभी कहीं ना कहीं हमारी जो फिशेज हैं, टर्टल्स या डॉल्फिन हैं, वो अकॉर्डिंगली बच पाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग बहुत शानदार काम इन्होंने यहाँ पे किया, और इसीलिए यहाँ पर इनको ये अवार्ड जो है यहाँ पे दिया गया है। तो कल को ना देखो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, इस अवार्ड के ऊपर भी आ सकता है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये जो गोस्ट गियर टेक्नोलॉजी है, या गोस्ट गियर जो इश्यूज थे उसको टैकल करने के लिए हमने जो काम किया, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आगे आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026। अब इस बार का ना देखो कॉस्पर, पहले तो कॉस्पर समझो, कॉस्पर क्या होता है। कॉस्पर स्टैंड्स फॉर कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस के अंदर साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करती है। इसको बनाया गया था 1958 के अंदर, उसके हेडक्वार्टर्स
पेरिस फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक प्रकार की ये नॉन गवर्नमेंटल संस्था है और इसकी बॉडी जो पेरेंट बॉडी है दैट इज इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। अब पॉइंट पता क्या है, आप सबको विक्रम साराभाई जी के बारे में पता होगा। अब हम पता क्या करते हैं, हम मतलब कॉस्पर वाले क्या कहते हैं, यहाँ पर हर साल नहीं एक्चुअली, ये जो मेडल होता है ना, ये आपका दिया जाता है विक्रम साराभाई मेडल, इस बार जो हमें दिया गया। तो इसमें पता क्या हुआ, इस बार ये एक भारतीयों को दिया गया। और कौन सी भारतीय, यहां पर आप नोटिस कर पाएंगे अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी, इनको यहां पर इस बार ये मेडल दिया गया। और आज तक की हिस्ट्री के अंदर आप नोटिस करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 4 भारतीयों को ही, ये चौथी भारतीय हैं जिनको यहाँ पे मेडल मिला है और पहली भारतीय साइंटिस्ट है जिनको ये मेडल मिला है। और अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में तीसरी महिला है जिनको यहाँ पर ये मेडल मिला है। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आता है कि सर मतलब इन्होंने किया क्या। देखो, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी जो हैं वो आज के समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर की डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलोशिप इनके पास है एंड प्लस एट द सेम टाइम IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की ये मेंबर भी हैं। तो इन्होंने स्पेस रिसर्च के अंदर बहुत ही शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर इनको ये अवार्ड इस बार यहाँ पे मिला। और कौन कौन से भारत के लोग हैं जिनको ये मिला है, देखो एक है अनिल भारद्वाज जी जिनको 2024 में मिला था, एक है फिजिसिस्ट गुरबख्श सिंह लखीना जी, इनको 2014 में मिला था, और 1996 के अंदर हमारे जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन हैं UR राव जी, इनको यहाँ पे 1996 के अंदर मिला था। तो इस प्रकार से चौथी ही ये भारतीय हैं जिनको यहाँ पर इस अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया है, राइट। तो ये मेडल होता है विक्रम साराभाई मेडल कॉस्पर, ठीक है ना। इसको 1990 में हमने स्टार्ट किया था विक्रम साराभाई जी की याद के अंदर। तो इसमें एक तो रोल देखो बिल्कुल इनका है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल या कॉस्पर का, और साथ में आपका जो इसरो है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बन जाता है। ध्यान में रखिएगा ये जो अवार्ड है ना, ये 2 साल में एक बार दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनली दिया जाता है, हर साल नहीं दिया जाता। कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च यहाँ पे इस अवार्ड को यहाँ पे देती है, प्लस एट द सेम टाइम जो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउट स्पेस है वो यहाँ पे, और साथ में इसरो हो गया, ये सब मिलकर इस प्रकार से इस अवार्ड को यहाँ पे देते हैं उन रिसर्चर्स को जिन्होंने स्पेस रिसर्च के अंदर बहुत ही शानदार काम किया होता है। अच्छा, कल मैंने एक ना टॉपिक डिस्कशन किया था सेफ हार्बर के बारे में। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसका आप राइट अप दे दीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने राइट अप अटैच कर दिया है। हल्का सा मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे आपकी ये फेसबुक कंपनी होती है या और इस प्रकार से ट्विटर हो गया, इनके ऊपर कुछ भी आप पोस्ट करते हैं, इसके लिए इनको जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये एक प्रकार की इंटरमीडियरी हैं, इसीलिए इनको सेफ हार्बर मिला हुआ है। इनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अगर यहाँ पर इनके ऊपर कोई बंदा कुछ पोस्ट करेगा तो उसके लिए इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ना कि इस फेसबुक को, ना ही इस ट्विटर को। ये होता है सेफ हार्बर कि यहाँ पे इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि थर्ड पार्टी कंटेंट क्या होस्ट कर रहा है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। इसका लीगल बेसिस है सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 जो बात करता है इम्यूनिटी की इंटरमीडियरीज को। इसके अलावा आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जो प्रॉपर रूल्स है ना, वो आपको IT रूल्स देखने को मिल जाएंगे। हमने एक्चुअली ये जो चीज़ें सीखी है ना, ये US से सीखी है। USA का एक एक्ट है सेक्शन 230 ऑफ US कम्युनिकेशन एक्ट, उसी के साथ हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ कंप्लाई करी है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, आप बोला जाता है कि अगर हमारी ये जो भी इंटरमीडियरीज हैं फेसबुक, ठीक है ना, आपका ट्विटर, ये सबको IT रूल्स 2021 के साथ यहाँ पे कंप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल मानने पड़ेंगे। अब ये रूल्स पता क्या बोलते हैं, ये रूल्स बोलते हैं कि आपको एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो शिकायतों को देखे, एक नोडल कांटेक्ट पर्सन, जरूरत पड़े तो किसको कांटेक्ट किया जाए, और इस प्रकार से अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको पब्लिश करनी होंगी। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो उस केस में आपको इंटरमीडिएट स्टेटस जो है वो हटाया जा सकता है। अगर सरकार ने आपको कुछ बोला कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ये वाला न्यूज़ हटा दो या ये वाली चीज़ हटा दो, ये फेक न्यूज़ है, तो उस केस में आपको हटानी पड़ेगी। अगर कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए तब भी आपको हटानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं हटाओगे ना, फिर वो इंटरमीडिएट स्टेटस चला जाएगा, वो सेफ हार्बर मैकेनिज्म आपको चला जाएगा। ये चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सरकार ये बोलती है कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, साइबर फ्रॉड, चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटीरियल, ये सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं हटाओगे तब ये जो सेफ हार्बर मैकेनिज्म है ये खत्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर यही पॉइंट है कि मेटा जो है फेसबुक बेसिकली है, तो उसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर मेटा ने गड़बड़ी करी है, इसीलिए सरकार ने काफ़ी उसको सुनाया भी है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक है छोटा सा बिल्कुल लिसोथो के बारे में। देखो लिसोथो कंट्री की मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर आपको सदर्न अफ्रीका के अंदर एक छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी लिसोथो। और इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करना, लिसोथो ना चारों तरफ से आप नोटिस कर पाओगे साउथ अफ्रीका से यहाँ पे
आपका इसके अराउंड सराउंडेड है, ठीक है ना। मतलब लेसोथो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप दुनिया में ऐसी कंट्रीज की बात करोगे ना, तो सिर्फ दुनिया में ऐसे 3 सॉवरेन एन्क्लेव्स ही देखने को मिलते हैं। एक है सैन मरीनो, एक है वेटिकन सिटी, ये 3 ही ऐसे एन्क्लेव्स हैं दुनिया भर के अंदर, और तीसरा आपका लेसोथो है, ठीक है। पर लेसोथो इन तीनों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि वेटिकन सिटी और सैन मरीनो तो बहुत ही छोटे हैं, तो सबसे बड़ा आपको लेसोथो ही एन्क्लेव देखने को मिल जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। तो लैंड लॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको मलोटी माउंटेन्स भी देखने को मिलती हैं, जिस वजह से इस कंट्री को माउंटेन किंगडम के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। इसकी जो कैपिटल है ना, वो है यहीं पर है मिसूरू, ठीक है। ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यही दरअसल में इसकी कैपिटल सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ जो हाई पॉइंट्स हैं, वो आपका नाम यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे। और दुनिया का एकमात्र ऐसा इंडिपेंडेंट नेशन है जिसकी पूरी टेरिटरी 1400 मीटर अबव सी लेवल से भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हाइट पर है ना, माउंटेन के ऊपर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका पूरा हिस्सा ही माउंटेन्स के ऊपर है, राइट। तो अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छठा भारत और लेसोथो के बीच में ज्वाइंट बायलैटरल कमीशन फॉर कोऑपरेशन मीटिंग यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर हुई, तो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। आपके सामने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और मैंने बताया था इनके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक तो माउंटेड गोल्ड कॉइन उनको मिलता है, और उसके अलावा कॉपर प्लेक जो होती है वो मिलती है, ना कि गोल्ड प्लेक, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बनेगा। क्लाउडेड लेपर्ड की बात करें तो इनका जो आईयूसीएन स्टेटस होता है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाता है, तो थर्ड इज अगेन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बट जो फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें जीरो एफआईआर की, तो बिल्कुल आप किसी भी पुलिस स्टेशन के ऊपर यहाँ पर ये अब दर्ज करवा सकते हो, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।